हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सॉल्यूशंस का लेक्चर 4 होगा और इस लेक्चर 4 में हम सॉल्युबिलिटी और को डिस्कस करेंगे। और सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हुए हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड गैस सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आज का टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो पहले मैं आपको सॉल्युबिलिटी का एग्जैक्ट डिफिनीशन यहाँ बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आएगा। तो सॉल्युबिलिटी का क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफिनीशन। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम solubility is the maximum amount of solute that can be solubility is the maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed solvent फिक्स्ड अमाउंट, यहाँ पर हो जाएगा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट at a specified temperature and pressure। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि solubility the maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed amount of solvent at a specified temperature and pressure। इट मीन्स इस ये डिफिनीशन क्या कहता है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना भी सॉल्यूट डिजॉल्व हो सके, अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमारा उस टाइम का कांस्टेंट है तब। तो अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं इसके आगे आपको पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट को बता देता हूँ। अच्छी तरह से उसका आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी का जो इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, इस ये भी बहुत सारा फैक्टर्स है जिस पर ये डिपेंड करता है। सबसे हमारा पहला फैक्टर्स ये हो जाएगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट सेकेंड हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड हो गया टेम्परेचर, एंड फोर्थ हो गया हमारा प्रेशर। तो इसमें हमारा आपको चार फैक्टर्स हो गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए, अब यहाँ से आता है, पहले तो आप सॉल्युबिलिटी को नोट कर लीजिए और ये इसमें चार फैक्टर्स है, इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, तब ये चीज़ नोट कीजिएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट। तो पहले मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है कि पोलर सॉल्वेंट। पहले मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। कोई भी पोलर सॉल्यूट होता है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा। पहले मैं यहाँ
कॉन्सेप्ट को लिख देता हूँ। पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट dissolves in non-polar solvent। और इसको हम एक यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक पोलर इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ हमें डिस्कस करना है मेन चीज की सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। इसमें इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इंटरेक्शन समझना होगा। तो देखिए आते हैं इंटरेक्शन पे। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि कोई भी सॉल्वेंट हम ले लिए, ये इस बीकर में क्या सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस बीकर में सॉल्वेंट है और सपोज करते हैं कि इस सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है ए मीन्स ए बॉन्ड इसमें इंटरेक्शन है। और हमारे पास एक सॉल्यूट है, सॉलिड जो कि है, अभी हम सॉलिड का ही बात कर रहे हैं। सॉलिड है तो उसमें हमारा बीबी इंटरेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में कब डिजॉल्व होगा, ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी सिस्टम सबसे पहले स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल मीन्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहता है। तो देखिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में जाना चाहेगा तो इट मीन्स जैसे ए इंटरेक्शन है प्लस बी इंटरेक्शन, ये दोनों इंटरेक्शन जब मिलता है रिएक्शन करेगा। किसका इंटरेक्शन, हमारा सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का इंटरेक्शन है बी। तो ये हमारा जब डिजॉल्व होगा तो इसमें हमारा ए बी इंटरेक्शन बनेगा। और देखिए कोई भी बॉन्ड कब स्टेबल, ज़्यादा से ज़्यादा कब स्टेबल होगा, जब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा उसमें बॉन्ड स्टेबल होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा उसका, जितना ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसका होगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इट मीन्स जैसे ए का इंटरेक्शन है, हमारा ए का इंटरेक्शन कुछ होगा, बी का इंटरेक्शन कुछ होगा, और ये हमारा ए बी इंटरेक्शन है। तो फॉर डिसोल्यूशन, या फिर डिसोल्यूशन हम हटा देते हैं, फॉर सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट या लिक्विड सॉल्ट यहाँ पे सॉलिड है। फॉर सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है। इट मीन्स जो हमारा यहाँ बी का इंटरेक्शन होगा वो और ए बी का इंटरेक्शन, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। तो ए बी का इंटरेक्शन जो हम होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा बी के इंटरेक्शन से। तो देखिए कैसे होगा। फॉर सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, intermolecular interaction of BB is greater or equal to intermolecular interaction of, या ए बी हम लिख देते हैं यहाँ पे ए बी का इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ ए बी मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ बी बी। इट मीन्स जो पहले सॉल्यूट था उसमें
उसमें जो भी इंटरेक्शन इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो भी था, वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और जब वो सॉल्वेंट में चला गया तब उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कर लिया। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी है उसके साथ इंटरेक्ट कर लिया, तो उसका इंटरेक्शन ग्रेटर या इक्वल, मिनिमम इक्वल होना चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम हमेशा स्टेबल होना चाहेगा इसीलिए। तो ये था कि ये था कि ये डिसोल्यूशन कब होता है, मीन्स कोई भी सॉल्वेंट में कब डिजोल्व होता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो सोलबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में जाता है और इस स्टेज में डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दोनों होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा डिसोल्यूशन और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन जो होगा वो हमेशा रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा। तो वो आपको हम अभी बता देंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है कि जैसे हमें सॉलिड सॉल्यूट का डिजॉल्व करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में, तो उसमें देखेंगे कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे होता है। देखिए सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन वी डिजॉल्व सॉलिड सॉल्यूट, when we dissolve a solid solute in liquid solvent, जब सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में जब हम डिजॉल्व करेंगे, तो ये तो आपको पता है कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा उसमें जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो हमेशा ग्रेटर या इक्वल होगा सॉल्यूट का बॉन्ड स्ट्रेंथ के इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन का। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे ही हम इसमें डिजॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन व्हेन वी डिजॉल्व ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, concentration of solute in solvent go on increasing, means इंक्रीज करते चला जाएगा। अगर हम उसमें एडिशन करते चले गए तो उसमें इंक्रीज करते चला जाएगा, गो ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि व्हेन वी डिसॉल्व ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट गो ऑन इंक्रीजिंग। और उसके बाद आफ्टर दिस it happens that a stage of dissolution reach। देखिए इसमें जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते चले गए सॉल्वेंट में तो हमारा एक स्टेज आ जाएगा जिस स्टेज में डिसोल्यूशन का प्रोसेस पर लिक्विड पहुंच जाएगा। डिसोल्यूशन क्या होता है अब मैं आपको यहाँ अच्छी तरह से समझा देता हूँ। डिसोल्यूशन एट ए स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन रिच, अब जब उसमें डिसोल्यूशन पे वो सॉल्यूट पहुंच जाएगा लिक्विड सॉल्वेंट में, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन मैं आपको अभी बता देंगे। उसके पहले एक चीज़ और समझना होगा कि स्टेज ऑफ डिसोल्यूशन रिच, जैसे ही डिसोल्यूशन पर पहुंचेगा आफ्टर दिस इसमें ऐसा होगा कि स्टेज इज रिच when no more solute gets dissolved in given solvent। जो सॉल्वेंट गिवन है उसमें कोई भी अब मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकेगा। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
dissolution is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ऐसा है कि ये स्टेज क्यों पहुंचा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब हम कोई शुगर, जब जैसे ग्लूकोज को हम वाटर में ऐड किए, तो ग्लूकोज को वाटर में ऐड किए तो उसका कंसनट्रेशन वाटर में इंक्रीज करते चला जाएगा। सपोज एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर अगेन ऐड किए, फिर उसका कंसनट्रेशन और इंक्रीज करेगा, अगेन ऐड किए, अगेन उसका कंसनट्रेशन इंक्रीज करेगा। उसके बाद एक ऐसा स्टेज को आएगा जिसमें कि अगर हम ग्लूकोज को ऐड भी करेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, और उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट, मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से कंसंट्रेशन तो इंक्रीज करते चला जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है और सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मोलारिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन। तो सपोज करते हैं 1 लीटर मैंने सॉल्यूशन ले लिया, उसमें ग्लूकोज 1 स्पून ग्लूकोज ऐड किया, सपोज करते हैं 1 मोल्स ग्लूकोज ऐड किया, उसको डिजॉल्व किया, फिर 1 मोल और ऐड किया, तो टोटल 2 मोल्स हो गया, फिर 1 मोल और ऐड किया, ऐसे करते चला गया। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जिस स्टेज में वो जो ग्लूकोज है, वो जो सॉल्यूट है, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व, मतलब अब उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकेगा। तो डिजॉल्व क्यों नहीं होगा, इसके पीछे एक रीज़न है। दैट रीजन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है कि एक्चुअली में सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहा है। तो करते जा रहा है यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें इंक्रीज करते जा रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो उस दोनों हर मीन्स जितना भी हर दो सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन बढ़ रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो कोलाइड करने के चलते वहाँ पे हमारा सॉलिडिफाई हो रहा है, एंड दिस सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकल रहा है। तो क्रिस्टल के फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे डिजोल्यूशन क्या हो गया, डिजोल्यूशन ये हुआ कि जब हम कोई लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व किए, तो जब लिक्विड सॉल्वेंट में हमने डिजोल्व किया सॉलिड सॉल्यूट को, तो उसमें उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते चला गया। उसके बाद फिर अगेन ऐड किए, अगेन उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। तो वो प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस डिजोल्यूशन हो गया। लेकिन एक ऐसा उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कि रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले डिजोल्यूशन प्रोसेस जो हो रहा था, डिजोल्यूशन इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद क्रिस्टलाइजेशन। या फिर आप यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए आप ऐसा इसको लिख सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तो बैकवर्ड रिएक्शन में आएगा। तो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, और ये हो गया हमारा डिजोल्यूशन प्रोसेस। तो डिजोल्यूशन प्रोसेस इज ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमेशा रहेगा। तो आपको डिजोल्यूशन प्रोसेस समझ में आ गया कि जब एक स्टेज पहुंच जाएगा जिसमें हम नो मोर सॉल्यूट हम उसमें ऐड कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिजोल्यूशन। और उस प्रोसेस में वो प्रोसेस को हम डिजोल्यूशन कहेंगे। और उस समय जो उस टाइम पे अगर जो हमारा सॉल्यूट का वहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, उसी को हम कहेंगे कि वो उसका सोलुबिलिटी है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ इस सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट सोलुबिलिटी। अगेन उसके बाद फिर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसी स्टेज पे आपको क्रिस्टल भी फॉर्म होने लग रहा है, क्योंकि अब एक ऐसा स्टेज आ रहा है कि हम तो यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करते गए, लेकिन एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा है और एक दूसरे में कोलाइड कर रहा है। तो ऑलवेज याद रखिए ऑलवेज कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद डिसोल्यूशन प्रोसेस।
और डिजोल्यूशन प्रोसेस के स्टेज में जो भी हमारा ये सॉल्यूशन जो 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 भी सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो भी कंसंट्रेशन होगा सॉलिड सॉल्यूट का, वो कंसंट्रेशन को हम कहेंगे उसका सॉल्युबिलिटी है, क्योंकि वो क्या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉलिड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चीज़ तभी वैलिड है जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों फिक्स रहेगा तब। तो ये था क्रिस्टलाइजेशन और डिसॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद मैं आपको दो चीज़ और बता देता हूँ कि सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में, सॉलिड सॉल्यूट जो होता है वो लिक्विड सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व होता है उसमें हमेशा हमारा दो फैक्टर्स उसको कंट्रोल करता है। मीन्स दो फैक्टर नहीं, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन हम यहाँ मेनली टू फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आने का उसी से उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से चांस रहता है, और वही दोनों आपके सिलेबस में भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें हमारा फर्स्ट हमारा हो गया टेम्परेचर। यहाँ तो हमने ये बताया कि टेम्परेचर अगर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, तब कैसे होगा। और अभी हमने अभी मैं बताने आपको ये जा रहा हूँ कि जब टेम्परेचर चेंज सपोज करते टेम्परेचर चेंज करते और प्रेशर चेंज करते तो क्या होगा। सेकेंड आता है प्रेशर। तो देखिए हम यहाँ पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर आपको पहले ही से पता होगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक क्या होता है। जैसे देखिए डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि इसमें हीट ऑब्जर्व हुआ। और हीट जब ऑब्जर्व हुआ इट मीन्स फाइनल जो प्रोडक्ट का जो हीट होगा, इंथैल्पी होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल रिएक्टेंट का इंथैल्पी। तो वो हमें हमारा डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, और अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो हो गया तो उस स्टेज पे हमारा टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो आप पहले से ही पढ़ रखे होंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें ये है कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, इंडोथर्मिक प्रोसेस एंड सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ये इंक्रीज में एरो से दिखा दिया। सेकेंड में ये है कि इफ डेल्टा एच लेस देन जीरो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक चीज और, यहाँ डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। यहीं पे अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड है कि अगर डेल्टा एच लेस देन जीरो हो गया तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, और इस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमारा जो सॉल्युबिलिटी होगा, पहले अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो इसका वाइस वर्सा होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे है, ये ली चैटलिया प्रिंसिपल के से कंट्रोल हो रहा है सभी चीज़ें। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा एच अगर ग्रेटर देन जीरो तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी उसका डिक्रीज कर जाएगा। अगर सॉल्वेंट और सॉलिड, तो ये ऑब्वियस है कि हम फिक्स सॉल्वेंट का अभी बात कर रहे हैं। डेल्टा एच लेस देन जीरो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। अब आते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा प्रेशर है। तो देखिए प्रेशर जो है वो कैसे कंट्रोल करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में। देखिए प्रेशर का बहुत ही नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है किस पे, प्रेशर है वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट और ऑलमोस्ट नो इफेक्ट
इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। इसके पीछे ये एक रीजन है, और ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वाई प्रेशर इज इन, वाई सॉल्युबिलिटी या फिर वाई प्रेशर हैज नेग्लिजिबल और ऑलमोस्ट नो इफेक्ट इन डिटरमाइनिंग द सॉल्युबिलिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो इसके लिए ये मेन कॉन्सेप्ट इसके लिए यही है कि जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज, प्रेशर चेंज ही अगर करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज का बात छोड़ दीजिए, प्रेशर अगर हम चेंज ही कर दिए अगर, तो चेंज करने पर क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉलिड और यहाँ लिक्विड का बात हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, सॉलिड में हम यहाँ बात करें, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड, तो यही दोनों का बात हम करेंगे, सॉलिड और लिक्विड का। तो सॉलिड और लिक्विड में हमेशा क्या होगा कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल कॉम्प्रेशन उसमें होता है प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, नेग्लिजिबल, वेरी नेग्लिजिबल कॉम्प्रेशन। तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबिलिटी इनकम्प्रेसिबल हो गया। जब इनकम्प्रेसिबल हो गया तो उसमें कोई भी टेम्परेचर का उसमें चेंज, प्रेशर को चेंज करने पर कोई भी सॉल्युबिलिटी का चेंजिंग नहीं होता, सॉल्युबिलिटी वही का वही रह जाएगा। तो देखिए ड्यू टू ऑलमोस्ट no compression in liquid solvent and solid solute, liquid solvent और solid solute में due to almost no compression in liquid solvent and solid solute, solubility due to almost no compression, कोई उसमें जो भी compression हुआ वो बहुत ही negligible होता है, tending to zero, almost no compression in liquid solvent and solid solute, solubility remains same, solubility almost remains same, या फिर solubility remains same भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यही था कि प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ली चैटले प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी सेम रह जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी सेम है, सॉल्युबिलिटी सेम, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी सेम रहेगा। क्यों? इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ड्यू टू ऑलमोस्ट नो कॉम्प्रेशन इन लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूट। और यहाँ पे मैं एक वर्ड और लिख देता हूँ, on changing pressure due to almost no compression in liquid solvent and solid solute, on changing pressure solubility remains same। तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर होता है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। जैसे आज हमने पढ़ा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 हमारा जो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, और वहीं से मेनली हमारे न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।